सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट चैप्टर दैट इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसमें से 90% चांस है कि आपका आरएलसी सर्किट से ही क्वेश्चन आ रहा होगा। आरएलसी सर्किट या फिर आरएल का कॉम्बिनेशन या फिर आरसी का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 5 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। उससे पहले हम आपको 5 से 10 मिनट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझाएंगे। ऑल दीज आर एडेड इन आवर +4 सीरीज प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आपको नीचे रखा हुआ है। एंड लाइक आपको जरूर से करना चाहिए, सब्सक्राइब कर लो अगर तुम चैनल पे नए हो, तो आपके फिजिक्स का बहुत ही यहां पे सॉल्यूशन मिलने वाला है। यहां पे इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको यहां पे कमेंट करना है कि आपका 5 में से कितना सही हुआ और आपकी यहां पे क्या क्या मेजर लर्निंग रही है जो कि आपको फिर याद रहने वाली है। 5 में से 5 कर पाते हो तो ये आपको बहुत ही एक्सीलेंट बात है। 4 कर पाते हो तो भैया वेरी गुड। एसी आपका फेयरली इजी सेक्शन होता है। यहां पे आपको किस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे किस में यहां पे सबसे ज्यादा फंसते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर ओवर हियर। अब देखिए यहां पे बहुत डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं इसके अंदर, लेकिन आपको एक यहां पे ट्रिक समझ लो, इसको कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे आरएलसी है, तो एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक एल लगा दिया और एक यहां पे हमने सी लगा दिया इस प्रकार से। ठीक बात है सर, बहुत ही सुंदर है। यहां पे इसके अक्रॉस हमने एक एसी सोर्स लगा दिया है। ये आपको तीनों सीरीज में है, साफ साफ दिख रहा है। अगर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो भैया ये जो आपका इंडक्टर है, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसे हम एक्सएल कहते हैं, इसे हम यहाँ पे एक्सी कहते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि एक्सी आपका 1/ओमेगा-सी है और एक्सएल जो है आपका ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक बात है। अब यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि भैया तीनों सीरीज में है, तो तीनों में करंट जो होगा वो आपको सेम फ्लो कर रहा है। तो जो चीज तीनों में सेम फ्लो कर रही है उसको एज अ रेफरेंस ले लो जब तुम फेजर को समझना चाह रहे हो। तो हमने करंट का डायरेक्शन इस प्रकार से दिखा दिया है। करंट का डायरेक्शन से मतलब है करंट को हमने इस प्रकार से एरो से अभी डिनोट किया है। अब यहां पे आपका रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसे हम वीआर बोल देते हैं। इंडक्टर के अक्रॉस जो होगा उसे वीएल कह देते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस जो होगा उसे हम वीसी कह देते हैं। अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती है तो तुम डायरेक्टली आगे क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ, नीचे आपको टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। नहीं तो चुपचाप यहां पे 5 से 10 मिनट सुन लो मेरी बातों को। अच्छा सर, तो आपका जो वीआर और आई होता है रेजिस्टेंस में, करंट और वीआर एक ही फेज में होता है, यानी दोनों के में आप एरो सेम डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। इंडक्टर में आपका जो वीएल होता है वो करंट से 90 डिग्रीज आगे होता है। तो करंट अगर ऐसे है तो 90 डिग्रीज आगे बनाने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे आपका वीएल कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है और वीसी जो होगा कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे 90 डिग्रीज पीछे होता है। तो 90 डिग्रीज पीछे का मतलब ऐसे नीचे की तरफ क्लॉकवाइज बना देना। तो ये आपका हो जाएगा वीसी इस समय। अब यहां पे वेक्टर का भी कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका सोर्स सप्लाई अगर वी है तो यहां पे वी को ऐसे वीआर प्लस वीएल प्लस वीसी मत कर देना जो तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करते आ रहे थे। यहां पे नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, आपको वेक्टर एडिशन होता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरा वीएल वीसी से ज्यादा है तो आप इफेक्टिवली ऊपर दिखा सकते थे वीएल माइनस वीसी, इधर की तरफ तुम्हारा वीआर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना, इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका बेसिकली सोर्स हो जाएगा, वी आपका हो जाएगा। यानी कि हम यहां पे वी को लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। सही बात है सर, बढ़िया है, एकदम समझ में आ रहा है। अच्छा, करंट आपका इस डायरेक्शन में था ही, तो भैया जो V है, जो आपका मेन सप्लाई है और जो आपका मेन करंट है, उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है उसे हम यहां पे फाई कह रहे हैं। यानी कि सर जो मेरा फेज डिफरेंस हो गया, टैन फाई जो मेरा हो गया है, आप देख सकते हैं टैन फाई यहां पे आपका हो जाएगा दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस बाई दिस आप यहां पे लिख सकते थे VL माइनस VC अपॉन योर VR। अगर तुम ध्यान से देखो तो VL आपका कुछ नहीं I इंटू एक्सएल है, दिस इज योर I इंटू XC, राइट। तो आप यहां पे जब आई ऊपर भी लिखते नीचे लिखते आई इंटू आर, तो आई आपका मर जाता और ये हो जाता एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई योर रेजिस्टेंस। तो आपने शायद यही वाला फॉर्मूला याद किया होगा। यहां पे भी जब तुम रिप्लेस करते हो तो तुमको फिर इंपिडेंस निकल के आता है इस पर्टिकुलर सर्किट का कि इंपिडेंस इज इक्वल टू योर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अपने को ध्यान रखना है ये वाला जो आपको फंडा होता है ना
फेजर का। इसके थ्रू अगर तुम्हारा फेजर पे कमांड अच्छा है, तुमको सारे फॉर्मूलेज रिकॉल हो रहे हैं ना, तो एसी का कोई भी मॉडरेट क्वेश्चन तुम 45 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन आता है तो 1 मिनट आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है यहां पे, राइट। इसी में फिर आपका रेजोनेंस होता है, यानी कि जब आपका एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड में, सीरीज में, आरएलसी सीरीज में, तो भैया हम उसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उस केस में, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब चलिए यहां पे एक करके हम आपको सवाल दिखा रहे हैं, आप सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए, राइट। सेशन को इसी वक्त लाइक भी कर देना। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है। सीरीज एलसीआर, फेवरेट पैटर्न है आपका एनटीए का। सीरीज एलसीआर वेयर आर इज 100 ओम, एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। अगर सवाल में कुछ नहीं मेंशन्ड है तो ये आपका वीआरएमएस है। ओमेगा 300 रेडियंस पर सेकेंड ऑन ओनली रिमूविंग। अगर सिर्फ एलसीआर में से सिर्फ कैपेसिटर को अगर रिमूव कर दिया तो आपके पास सर्किट में बचा है एल और आर। आपके पास सर्किट में बचा है एल और आर। तो इस प्रकार का सर्किट आपके पास इस समय दिख रहा है, राइट। तो अगर कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो हमसे कहता है करंट लैग्स वोल्टेज बाय 60 डिग्रीज। हाँ सर, क्या ऐसा ही होता था यहां पे? चेक कर लो, देख लो एक बारी। दोनों के थ्रू आपको करंट सेम है तो करंट को तुम ऐसे बनाते, इसके अक्रॉस वीआर है, इसके अक्रॉस आपको वीएल है, तो भैया आप यहां पे वीआर बनाएंगे और वीएल करंट से आगे होता है। तो यहां पे हमको सर दिख पा रहा है जो आपका नेट होगा, रिजल्टेंट आपको जो होगा, यानी कि ये जो आपको होगा दैट इज गोइंग टू बी और वी, और वी और आई के बीच में आपको एक फेज डिफरेंस आ रहा है फाई का। और यहां पे सर करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है, जो कि सवाल में दिया हुआ भी 60 डिग्री आपको लैग कर रहा है। तो यहां पे आपका जो tan फाई का फॉर्मूला होगा वो होगा VL/VR, या फिर हम इसको लिख सकते थे XL/R। हमको सर सवाल में फाई 60 डिग्री दिया है तो tan 60 डिग्री कितना होता है? √3 इज इक्वल टू XL/R, यानी कि सर XL इज इक्वल टू √3 × R। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर सिर्फ इंडक्टर को निकाला होता हमने, यानी कि आपके पास सर्किट में बचता एक कैपेसिटर और एक आपके पास यहां पे होता रेजिस्टर। इस केस में अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो हमसे कहता है कि अब करंट लीड करता वोल्टेज को बाय 60 डिग्री, राइट। तो इस केस में आपका जो फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी XC/R अब, राइट। तो ये हमसे कहता है tan 60 डिग्री, तो सर फिर से ये √3 होगा। और सर हमको यहां पे मजेदार चीज क्या दिख रहा है कि XC की वैल्यू भी √3R है। इसका मतलब यानी कि सर XL भी √3R है, XC भी √3R है। तो अगर हम सीरीज LCR की बात करें, अगर हम यहां पे सीरीज LCR की बात करें, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, आपके पास यहां पे R है, L है और ये C है। तो सीरीज LCR की अगर तुम बात कर रहे हो तो भैया आपका XL और XC तो बराबर है। इस ओमेगा की कुछ ऐसी वैल्यू है कि ये दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि सर सर्किट अभी किस में है? सर्किट सर हमारा इस समय रेजोनेंस में है। और रेजोनेंस का मतलब होता है कि सर्किट का इंपेडेंस R के ही बराबर है, क्योंकि XL माइनस XC मेरा 0 हो गया है। अच्छा सर, तो सर इस केस में जो पावर डिसिपेशन होगा इस पर्टिकुलर सर्किट में, जो आपका पावर एवरेज पावर होगा, एवरेज पावर का जनरल फॉर्मूला होता है IRMS मल्टीप्लाइड बाई VRMS, आपका जो VRMS मल्टीप्लाइड बाई cos फाई, राइट। IRMS को हम क्या लिख सकते थे? हम इसको लिख सकते थे VRMS बाई Z, इस सर्किट का जो पूरा इंपेडेंस होगा, बाई Z मल्टीप्लाइड बाई योर VRMS मल्टीप्लाइड बाई योर R बाई Z। cos फाई क्या होता है? R बाई Z होता है सर। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो सर इस सवाल में हमारा इंपेडेंस ही Z के बराबर है, राइट, इंपेडेंस R के बराबर है, तो ये दोनों आपस में मर गया। तो यहां पे आपको फॉर्मूला क्या बन गया? V स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाई योर R ओनली, क्योंकि Z R के बराबर है। अब सर हमको यहां पे VRMS दे रखा है 200, सो 200 × 200 डिवाइडेड बाई योर 100, तो आपको दिख रहा है कि सर ये निकल के आ रहा है 400 वॉट। तो यहां पे आप 400 लिख के आ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? ठीक है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन था तो वो भी जनाब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट टाइप आपके सामने यहां पे सवाल है, पांचों के पांचों सही करना है अपने को। R, L एंड C, ठीक है। R की वैल्यू 100, L 1/π, C 4/π माइक्रोफैरड। इफ रीडिंग ऑफ
यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस एक एक वोल्टामीटर लगा हुआ है। हमसे कहता है कि अगर रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर V1 एंड V2 इज सेम, इसका जितना रीडिंग दिखा रहा है उतना ही रीडिंग इसका भी दिखा रहा है, राइट। स्टेटमेंट 1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 0। ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज 250 हर्ट्ज। देखिए, अगर तुमने कंसेप्ट को ध्यान से सुना था कुछ देर पहले कि सर्किट में आपको आई करंट होता है, तो आई को ऐसे बनाया था हमने और हमने दिखाया था कि सर एल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को V1 कह रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस को V2 कह रहा है। हमको सवाल में कहता है कि सर V1 और V2 दोनों ही मैग्नीट्यूड में बराबर है, दोनों ही आपको मैग्नीट्यूड में बराबर है, सही बात है। तो सर अगर ये भी V0 है और ये भी V0 है, लेकिन खास बात ये है कि ये दोनों एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ये दोनों आपको एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। यानी कि अगर हम लोग इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल की यहां पे बात करें, कहने का मतलब है कि अगर ये प्लस 40 वोल्ट है तो ये ऐसे 40 वोल्ट होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। सो इफेक्टिवली जब तुम इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस देखोगे तो 40 माइनस 40 आपको फिर 0 हो जाने वाला है, राइट। V1 माइनस V2, तो सर वो तो मेरे को 0 हो जाएगा उस केस में। तो सर ये स्टेटमेंट इसका मतलब मेरे को ट्रू हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू सेम है, यानी सर सर्किट रेजोनेंस में है, तो आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो हमसे वही फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो भैया ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। तो यानी कि हम इसको लिख सकते थे 2πf। तो f कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/2π√LC। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो भाई साहब, 2 इंटू पाई, एल की वैल्यू कितनी है 1/π, बढ़िया है। c की वैल्यू कितनी है 4/π, लेकिन 10⁻⁻6 भी निकल के आपको आ रहा है। तो सर अंदर का दोनों पाई बाहर निकल के इस वाले पाई को मार देगा, तो हम देख पा रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि सर 250 हर्ट्ज ये भी निकल के आ रहा है। यानी सर स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहां पे सही जवाब हो जा रहा है, राइट। बढ़िया है सर। अच्छा इसको देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। यहां पे हमसे कहता है कि भैया आपके पास डेटा सब कुछ दिया हुआ है, हमसे कहता है कि एट अ टाइम क्या तो तुम S1 को क्लोज कर रहे हो या फिर तुम S2 को क्लोज कर रहे हो, और दोनों ही केसेस में आपको यहां पे जो करंट दौड़ रहा होगा आई मैक्सिमम वो सेम है, राइट। तो सर जो करंट होगा आई मैक्सिमम, सपोज कीजिए आपने इसको क्लोज किया है और इसको आपने ओपन छोड़ दिया है, तो आई मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर V मैक्सिमम अपॉन इंपिडेंस। और इंपिडेंस क्या होगा इस केस में, इंपिडेंस आपको होगा R, और ये जो आपका XC होगा उसका रिजल्टेंट, यानी कि सर R² प्लस योर XC का स्क्वायर। अगर आपने इसको खोल दिया और आपने इसको क्लोज कर दिया, तब भी जो करंट दौड़ रहा है वो वही करंट है, राइट। यानी कि V मैक्सिमम, देखिए V मैक्सिमम तो आपको बार बार 5 ही लोगे, लेकिन अब आपका इंपिडेंस बदल गया क्योंकि R है और एक और R है, राइट, और साथ में एक XL आप लेने वाले हो, तो यहां पे Z2 होगा, लेकिन Z2 की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 2R का होल स्क्वायर, बोले तो 4R² प्लस योर XL का स्क्वायर। तो सर अगर करंट सेम है, Vmax सेम है, यानी कि Z1 और Z2 आपस में इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप एकदम उचित बात कर रहे हो। तो आपको सवाल में बेसिकली बस इतना ही करना था कि दोनों के इंपिडेंस को इक्वेट कर दो। तो भैया जब दोनों का तुम रूट को हटा दोगे, दोनों का इंपिडेंस बराबर, मतलब दोनों का ये अंदर वाला टर्म भी बराबर है। तो एक काम करो, डायरेक्टली आप उसी टर्म को यहां पे लिखो कि सर R² प्लस योर XC का स्क्वायर इज इक्वल टू योर 4R² प्लस योर XL का स्क्वायर। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल इन द कैलकुलेशन, राइट। R को अगर हम ध्यान से देखें, आप एक काम करो ना, इसको उधर ले जाना। XC, व्हाट इज XC 1/ωc, तो यहां पे आप लिखोगे इसको 1/ω²c², ये आपको हो जाएगा 3R², और ये आपको हो जाएगा ω² का स्क्वायर। ठीक बात है सर। अच्छा अब ध्यान से देखेंगे, ω² मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, यानी कि सर 10⁻⁻12 हो जाएगा। दिस इज योर 3 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो सर ये हो जाएगा 3 × 10⁻6 प्लस दिस इज योर ω² मल्टीप्लाइड बाई L का स्क्वायर, और L हमारा यहाँ पे 2 है, तो सर ये हमको 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, एक काम करो, कैलकुलेशन के लिए ω² को T मान लो, मान लेते सर, T आपने बोला है तो मान ही लेंगे।
ठीक है। सो 10 टू द पावर 12 बाई टी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 4 इंटू टी। ठीक बात है। अब यहां पे t को उधर लेके जाओ और चीजों को रीअरेंज करो, तो 4t स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 6t माइनस 10 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 0। तो भैया यहां पे बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। t इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 6, प्लस माइनस में प्लस ही लेना, माइनस लेके t आपको नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, उसका कोई फिर मीनिंग नहीं रहेगा। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर किया तो 81 इंटू 10 टू द पावर 12 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 16, लेकिन आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, तो भैया प्लस हो गया इफेक्टिवली। सो प्लस 16 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि सर 8। अच्छा, अब थोड़ा सा चीजों को यहां से हमको हटाना पड़ेगा। आई नीड सम स्पेस ओवर हियर, है ना। अच्छा, ध्यान से देखिएगा भाई साहब। तो अब आपके पास t इज इक्वल टू निकल के आ रहा है माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 12 कॉमन लोगे तो बाहर 10 टू द पावर 6 आएगा। अंडर रूट में आपके पास है 81 प्लस 16 विच इज 97। नाउ प्लीज कर लो अप्रोक्सीमेशन, 97 इज वेरी क्लोज टू 100, तो अंडर रूट में बाहर 10 निकाल लो ना। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑप्शन बहुत दूर दूर है, नीचे आपको 8 दे रखा है तो यहाँ पे 8 ले लो। तो भाई साहब ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8। लेकिन सर t क्या था, t तो सर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, यानी कि सर ओमेगा मेरे को निकल के आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। हमको तो f चाहिए, f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि सर 1000 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू पाई। अच्छा सर, ध्यान से देखेंगे 2 और 2 4 इसको मारेगा तो सर ये हो जाएगा 250। सही बात है सर। तो सर 250 डिवाइडेड बाई योर रूट 2, है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे 1.4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई पाई, राइट। तो एक काम कर दो ना, 10 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, है ना। 10 के जगह आप लिख सकते थे पाई इंटू पाई। तो यहाँ पे जो 10 है ना, यहाँ पे एक पाई था, ये पाई इस 10 को काटेगा तो ऊपर एक पाई बच जाएगा, यानी कि सर 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 1.4। अब तुम खुद देखो कि सर ये जो नंबर होगा वो रफली आपको 2 के आसपास आएगा, यानी आंसर 50 के आसपास होना चाहिए, और 50 के आसपास आपको एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट सॉल्व करने बैठोगे तो ये आंसर शायद तुम कभी ला नहीं पाओगे, लेकिन एग्जामिनर जब ऑप्शन सेट करता है इस प्रकार के सवालों में तो वो चाहता है कि तुम आंसर अप्रोक्सीमेशन से लेकर आ जाओ। ठीक है सर। अच्छा, इन अ सीरीज एलसीआर आर इज इक्वल टू 120 ओम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 4000 रेडियंस पर सेकेंड। एट resonance frequency voltage across R and L are 60 volt and 40 volt respectively। ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से हमारे पास डेटा वेटा दे रखा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये R है, ये L है, ये C है, इसके अक्रॉस आपको 60 वोल्ट है और इसके अक्रॉस जनाब 40 वोल्ट है। सर्किट में कोई करंट आई दौड़ रहा होगा, बिल्कुल सर। तो हमसे L की वैल्यू पूछ रहा है डैश मिली हेनरी, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम यहां पे I की वैल्यू निकाल सकते थे, 60 इज इक्वल टू नथिंग बट I इंटू R, और हमको सवाल में R की वैल्यू दे रखा है 120, यानी I आपको हो जाएगा 1/2 एम्पियर। नाउ कम ओवर हियर, कम ओवर हियर, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो 40 इज नथिंग बट I इंटू एक्सेल, एक्सेल, राइट, I इंटू एल मत कर देना, बच्चे करते हैं इस प्रकार के गलतियां। और एक्सेल को तुम लिख सकते तो ओमेगा इंटू एल, यानी सर ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 80, राइट। एंड हमको ओमेगा दे रखा है सवाल में 4000 इंटू एल इज इक्वल टू 80, सो एल इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4000 हेनरी। अगर हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा आंसर फिर मिली हेनरी में निकल के आ जाएगा। तो ये आपको मर गया है और ये आपको हो रहा है 20 मिली हेनरी, यानी कि सर यहां पे ब्लैंक में आप 20 भरोगे। 30 सेकंड का सवाल है आपको, लेकिन सारे फॉर्मूलाज इंस्टेंटली रिकॉल होने पड़ेंगे, तभी आप इसको जल्दी से निपटा पाओगे। ये सवाल आपको बढ़िया सवाल है, इन द सेंस ये सवाल आपको 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट बच्चे इस सवाल को देख के सोचते हैं कि सर इसको तो हम न जाने कैसे ही कर पाएंगे। ध्यान से बच्चा देखो, बड़ा ही सिंपल सवाल है अगर आपका फेजर का फंडा यहां पे समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात, यहां पे आपके पास RC है और यहां पे आपके पास RL है, और ये दोनों ही एक सोर्स के अक्रॉस लगा हुआ है, यानी कि जब तुम इसके अक्रॉस, जब तुम I2
देख रहे हो तो इसको मत देखो ना, तुम इसके अक्रॉस एक रखा हुआ है सोर्स, तो बस तुम इन दोनों को देखो। हमसे सवाल में पूछता है कि भैया I2 और I1 के बीच में फेज डिफरेंस क्या है। यहां पे ऐसे मत कर देना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यहां पे ऐसा लीनियर एडिशन नहीं चलता है, समझ रहे हो मेरी बात। यहां पे I1 और I2 का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी I1 और I2 अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तब तो ऐड कर सकते नॉर्मली, नहीं तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ता। इसीलिए सवाल में पूछ रहा है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप एक बारी ये पता कर लो कि V और I2 में फेज डिफरेंस कितना है। इस वाले को भूल जाओ ना, अरे हम कह रहे हैं इस वाले को भूल जाओ। जब इसको तुम भूल गए हो जीवन से, तो ये तो करना आता है ना कि V और I2 में फेज डिफरेंस क्या है। तो भैया पहले केस में tan phi2 इज इक्वल टू XC बाई R2, XC बाई R2, और XC हमको दे रखा है क्या सवाल में, XC हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C और नीचे में R2 है। बहुत ही सुंदर है। ओमेगा की वैल्यू कम से कम इतना तो दे दो, ओमेगा आपको 100 दे रखा है, ये 100 हो गया है। C की वैल्यू आपको इतनी है तो √3, ऊपर में आपको 2 चल जाएगा, नीचे में 10 टू द पावर -6 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई R2, और R2 की वैल्यू हमको यहाँ पे 20 दे रखा था। ठीक है सर, बहुत ही सुंदर है। तो 100 और ये आपको कट के हो जाएगा 1000, सो दिस बिकम्स योर, और 2 से 2 भी मरेगा तो 1000 बाई √3, 1000 बाई √3। अब तुम इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि tan की वैल्यू कितनी ज्यादा है। इस केस में आपका phi2 क्या होगा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 90 डिग्री। तुम ऐसे भी समझ सकते थे कि XC इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई R2, यानी कि XC कितना ज्यादा बड़ा है। अगर R2 ये है तो XC आपको कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो, राइट। तो यहां पे जब, या फिर ऐसा समझो कि भैया इसके अलोंग आपको होगा I2, इसके अलोंग आपको होगा I2, और यहां पे आपका होगा VC, और इसी के अलोंग आपका होगा VR2 भी। तो भैया VC और VR2 का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलमोस्ट आपको है ना कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। सो दिस एंगल विल बी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 90 डिग्री जस्ट बिकॉज दिस वैल्यू इज सो हाई, दिस वैल्यू इज सो हाई। अच्छा सर, तो हमको सर ये बात भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको ये बात भी सर समझ में आ रहा है कि सर ये एक कैपेसिटर है, राइट सर, ये कैपेसिटर है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, दिस इज योर I2, तो RC में आपको जो पोटेंशियल होगा वो आपको करंट से पीछे है, वो आपको करंट से सर पीछे चल रहा होता है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट, जो हमको यहाँ पे निकल के आ रहा है, दिस इज योर हाउ मच, दिस इज योर 90 डिग्री, जो फेज डिफरेंस निकल के आ रहा है वो सर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 90 डिग्रीज है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट को जब कर रहे हो तो चाहो तो ऊपर वाले पार्ट को तुम ऐसा हाइड कर दो, तुम उसको इग्नोर कर दो। यहां पे अगर देखोगे तो भैया I1 और V के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, उसको हम phi1 कह देते हैं। tan phi1 इज इक्वल टू XL अपॉन R, XL इज ओमेगा L अपॉन R, ओमेगा इज 100, L इज दिस मच √3 बाई 10, और R1 इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू योर 10 ओवर हियर। तो सर ये आ रहा है √3, यानी कि सर phi1 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्या समझ में आया, इससे हमको सर ये समझ में आया कि आपका I1 और V के बीच में फेज डिफरेंस जो है सर वो मेरा कितना है, वो मेरा सर 60 डिग्रीज है। विच मीन्स अगर ये I1 है तो V लीड करता है RL के केस में, तो ये सर 60 डिग्रीज हो गया है। लेकिन हमको सर I1 और I2 के बीच में चाहिए फेज डिफरेंस। अगर तुम ध्यान से अगर तुम देखो तो भैया करंट से पीछे है ये वाला V, और ये वाले V से पीछे है I1। तो अगर हमको I1 को इसी डायग्राम में दिखाना होगा तो V से पीछे है I1, तो हमको I1 को इधर दिखाना पड़ेगा। तुम I1 को इधर नहीं दिखा सकते, तब वो हो गया V से आगे। I1 V से पीछे है, और कितना पीछे है, तो 60 डिग्रीज, यानी I2 और I1 के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर 150 डिग्रीज। ठीक है, बढ़िया सवाल है, पहले भी आपको आ चुका है, तो यू शुड बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो हिट दैट लाइक बटन, मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।